नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान एडवोकेट फ़िरोज़ ख़ान गाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम गाज़ी साहब से बात करेंगे कि इस वक्त हिंदुस्तान में ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को किन किन कानूनी मसाइल का सामना है और उनको इससे निकटने की क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं गाज़ी साहब मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान को अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ को कानूनी मसाइल किस किस तरह के दरपेश हैं। देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटी या किसी भी वीकर सेक्शंस, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो जुडिशरी है उसका एक बहुत अहम रोल होता है। ये बात अपनी जगह हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंसाफ तक पहुँचने के लिए बहुत से लवाजमात की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर से एडवोकेट्स की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जितने ही अच्छे एडवोकेट्स हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी फ़ीस है। तो पहली बात तो ये है कि एक गरीब आदमी एफोर्ड नहीं कर पाता है अच्छे एडवोकेट्स को। दूसरी बात ये कि पहले जो ज़्यादती होती थी तो उसके मुतालिक उतना प्रोपेगेंडा नहीं होता था, लोगों को पता नहीं चलता था। मैं दसियों कम्युनल राइट्स का आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जी, जिसमें कि पता ये चला कि उस ज़माने में ये होता था कि कम्युनल राइट्स हुआ, जो जानी नुकसान हुआ उसमें भी 80% मुसलमानों का, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ 80% मुसलमानों का, कोर्ट में मुलजिम बने तो वो भी 80% मुसलमान बने। यानी कि अगर उस डेटा को सिर्फ इकट्ठा करके आप किसी भी दुनिया के जहाँ पर कि एक जुडिशियल सिस्टम है, लायर्स हैं, उनके सामने रख दीजिए तो ये कहेंगे कि या तो हम इस देश में, भारत में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, या तो यहाँ के लोग पागल हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कम्युनल राइट्स में एक ही कम्युनिटी के ज़्यादा जानी भी नुकसान हो, माली भी नुकसान हो, और उसी कम्युनिटी के ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोसिक्यूशन भी फेस कर रहे हों। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लोगों से वोट इसलिए नहीं मांग रही है कि उसका परफॉर्मेंस एक है, बल्कि वो इसलिए मांग रही है कि हमें फलां ग्रुप को सबक सिखाना है, उनको डील करना है, और ये जब हेट का मात्रा बढ़ता है और उस हिसाब से अगर पावर में आती है तो फिर उसको, उस सेगमेंट को जिसको कि वो हेट कंपेन करके अपनी तरफ अट्रैक्ट की है, उसको बरकरार रखने के लिए इस प्रोपेगेंडा को और बढ़ाना पड़ता है। यानी कि एक्सट्रीम बैड, एक्सट्रीम लव वाले या एक्सट्रीम हेट वालों को मिला के चलना वो जानते हैं और इसीलिए वो हुकूमत कर रहे हैं। पिछले दिनों जब इम्पार वजूद में आया तो उस वक्त आप उसमें भी शरीक हुए हैं, और इम्पार एक तरह से इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के नाम से आया, यानी प्रोग्रेस और रिफॉर्म मुसलमानों में दो बड़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। कानूनी मामलात में काफ़ी गहरी नज़र आपकी और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। इम्पार से जुड़ने का आपका आइडिया क्या था? क्या चीज़ें ऐसी थी जो इम्पार से जुड़ने में आपके लिए, आपको एक तरह से मोटिवेट करती रहीं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत से थी, आज़ादी से पहले से भी थी और आज़ादी के बाद भी। मैंने ये देखा कि इम्पार में जो लोग जुड़ रहे हैं, कामयाब बिजनेसमैन, अच्छे खासे रिटायर क्लास 1 ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी, PCS लेवल के भी, IAS लेवल के भी, एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल में डॉक्टर्स जी। तो मैंने ये देखा कि ये वे लोग, वो ग्रुप बन रहा है जिस ग्रुप में लोग जानते हैं कि इस सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को किस तरह से डील किया जाए जी। तो इस हिसाब से इम्पार का जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है उसमें जैसे जैसे लोग लगे हुए हैं वो वे लोग हैं कि अपने अपने फील्ड में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को किस तरह से इंगेज किया जाए और किस तरह से उनसे बेनिफिट या अपना हक डराइव किया जाए, उनसे हक लिया जाए। तो इम्पार का फिजिकल कंस्ट्रक्शन प्लस तरीक़ाकार देखने से ऐसा लगता है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो कम्युनिटी में जो एक नाउम्मीदी की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको फिलअप करने की कैपेसिटी जो है इम्पार के मेंबरान्स में है। लीगल अवेयरनेस का भी क्या कोई प्रोग्राम इम्पार रखती है? लीगल अवेयरनेस का इत्तेफाक से आप ये देखें कि अगर आपको याद हो कि इम्पार शुरुआत हुई है अप्रैल में
जी। और अप्रैल में जब शुरुआत हुई है तो उस वक्त जो है वो अच्छी तरह से ये चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। जी जी। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी फ़ौरन एक दो जो है वो ये करना, वेबिनार करना और लोगों को बताना कि आपके हुकूक क्या हैं। उसके अलावा जहाँ एक्सट्रीम राइट थिंकिंग के लोगों ने जहाँ मुसलमानों पे अटैक किया, जैसे जब ये आया आपको कोरोना, तबलीगी जमात को जिस तरह से अटैक किया गया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स जैसे वो भी डॉक्टर्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठी हुई थी मोहतरमा, उनकी तरफ से इस किस्म का स्टेटमेंट जो लीक हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ह्यूमन राइट्स में पिटीशन देना। उसके अलावा जहाँ भी हेट कैंपेन, ये ख़ासतौर से पब्लिक ये टीवी वाले जो हैं, जिसको हम बदकिस्मती से मेन स्ट्रीम टीवी बोलते हैं जी, उनमें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है प्रचार हुआ, उसके मुतल्लिक जो है कई एडिटर को उनके या कई जो उनके रिपोर्टर हैं उनको जो है ये दिया गया, नोटिस दिया गया। कई लोगों ने फिर उसके बाद फ़ोन करके इस किस्म की बातें हुई कि नहीं होगी, केस भी फाइल करना पड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ। तो ये सब इनिशिएटिव ली है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इम्पायर अपने आप ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो अपनी मैसेजेस भेजती हैं, उस मैसेजेस में जो कम्युनिटी को अवेयर कराती है कि आपके जमहूरियत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपके हुकूक क्या हैं, उसका जो डिसेक्शन करती है जी, जो आगे बढ़ाती है, तो ये अल्टीमेटली कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है। और कम्युनिटी को उस गाइडलाइन पे चलने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट बने, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो कि उनको इंगेज करे, उनके साथ इंगेज रखे और कम्युनिटी की बात को पहुंचाए। सामला का मैं फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हूँ। सामला का मतलब होता है साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन। आज भी मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। और चूंकि सामला का भी जो हमने एक एम रखा था, उस एम में ये था कि चूंकि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि एडवोकेट्स होते हैं और एडवोकेट्स का प्रोफेशनली कोई मजहब नहीं होता है, तो ये हो कि इन एडवोकेट्स को इस तरह से मिलाकर करें ताकि सरकार और पार्टी में फ़र्क महसूस कर सकें। उस वक्त भी हमारा इरादा यही था और अब भी इरादा सामला के साथ यही है कि सरकार अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। ख़ासतौर से कानूनी लिटरेसी की अगर बात की जाए तो हमारी कम्युनिटी में किस लेवल पर है और उसको क्या क्या कुछ कानूनी लिटरेसी के हवाले से करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत महसूस करते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे आगे? तो सिर्फ यही नहीं है कि मुस्लिम एडवोकेट्स की तादाद बढ़े, बल्कि मुस्लिम एडवोकेट्स उनकी तादाद बढ़े जो कि मुस्लिम मुआशरे से जुड़े हुए हैं। जी, ऐसा ग्रुप जो कि मुस्लिम मुआशरे से कट चुका है और वो एक बड़ा एडवोकेट भी हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत फ़र्क आया है पिछले 5-7 सालों में। अदरवाइज़ मैं केस जिस ज़माने में लश्कर के मेंबर बनाकर जब 98-99 वगैरह में लोगों को पकड़ा जाता था, उसमें याद होगा आपको कि एक आमिर खान नाम का एक केस था जिसको 19 केसेस में जो है जी चार्जशीट किया गया था। तो इत्तेफाक से वो केस मैंने ही फाइट किया। अच्छा। तो उस ज़माने में तो ये था कि अगर किसी के लड़के को उठा लिए पुलिस और उसके ऊपर अगर धाराएं देशद्रोह के लग गए 121 से लेके 124 तक, यानी सेडिशन जिसको हम बोलते हैं, तो सरकार तो या कोर्ट से तो उसको बाद में सज़ा मिलता था। सबसे पहले तो कम्युनिटी ही से वो अलग कर दिया। कम्युनिटी के लोग सलाम नहीं करते थे उसके घर वालों को, तो बहुत फेस करना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन अब कुछ ग्रुप जो है वो आगे आकर ऐसे लोगों को जिनको कि पुलिस गलत तौर से फंसा दे रही है, उनके लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, एडवोकेट्स वगैरह फराहम कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है। सिस्टमेटिक वे का एक तरीका ये होता है कि एक ऐसा ग्रुप हो जो कि नॉन प्रैक्टिसिंग हो, नॉन एडवोकेट हो, ठीक है, वो जो है एडवोकेट को इंगेज करे, एडवोकेट को उसका प्रोफेशनल फ़ी दे, ताकि एडवोकेट को जिम्मेदारी दे सके या उनको जिम्मेदार ठहरा सके अगर कोई केस मिस हैंडलिंग हुआ है तो यह केस को प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप एक चीज़ का बराबर ख्याल रखें, मैं पूरे अपने सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की नौइयत यह है कि अगर केस को शुरू से कायदे से फाइट कर दिया जाए
तो गलत केस जो बनता है, जो फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है, इसमें दसियों लूप्स प्रोसिक्यूशन या पुलिस से छूट ही जाता है। अब उस लूप्स को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर हार्प करना, ये बगैर मेहनत का नहीं होता है। तो अगर किसी इन केसेस में अगर मेहनत कर दिया जाए तो 90% केसेस तो आप मेहनत के बेसिस पर जो है आप एक्विट करा सकते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ही कीमती बातें बताई और ख़ास तौर से मेरा मकसद ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को एक हौसला दें। आप जैसे सीनियर्स जो है बताएं कि बहुत कुछ है और उसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको अपने हासिल करने की पूरी कोशिश और पूरी ताकत के साथ हम काम करते रहना चाहिए। और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। एशिया टाइम्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। एशिया टाइम्स को अल्टरनेटिव मीडिया बनाने की हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दें।